हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 3 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 5 आर्टिकल लिए हैं मैंने। पहला आर्टिकल है गिग वर्कर्स के ऊपर। सेकेंड आर्टिकल इंडिया की एआई स्ट्रैटेजी के ऊपर है। थर्ड आर्टिकल पैलेटिव केयर के ऊपर है। फोर्थ आर्टिकल डेथ इन सेंचुरी के ऊपर है, जो कर्नाटका में रिसेंट टाइगर्स की डेथ हुई है, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। लास्ट आर्टिकल राइट टू प्रिवेसी के ऊपर है। ये आर्टिकल जिस भी पेपर से बिलोंग करते हैं और उससे कनेक्टेड जो PYQ आए हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दिया है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप न्यूज़पेपर चाहे द हिंदू पढ़ रहे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप ऑथर की बातों को नहीं पढ़ रहे हैं। उस ऑथर ने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसके की पॉइंट्स को आपको उठाना है और आंसर में फ्रेम करना आना चाहिए। डेली आप एक आर्टिकल में, एक न्यूज़पेपर में आपने 30 चीज़ें पढ़ ली, 30 चीज़ें पढ़ी, महीने भर में आपने टोटल कितना पढ़ लिया? आप खुद सोचो। एक दिन में आपने लेट्स से 10 आर्टिकल पढ़े और अगर 30 दिन में आपने 300 आर्टिकल, क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है 300 आर्टिकल आपको दिमाग में रिटेन करना, प्रोसेस करना और एग्जाम टाइम में इसी में से की पॉइंट्स निकालना? नहीं। आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए आंसर का कि हाँ, अगर कंजर्वेशन पे आए तो कंजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल से आपने जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं वो आप फ्रेम कर सको, रिकॉल कर सको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे मत फोकस करिए। हमेशा कोई भी पेपर हो वहाँ पे थीम मैक्सिमम 4 से 5 थीम हमेशा रिपीटेड होते हैं। जैसे एक सोशल सेक्टर हो गया, ठीक है, सोशल सेक्टर में क्या हो गया आपका एजुकेशन, हेल्थ, ये सब क्या है, सोशल सेक्टर का पार्ट है। फिर आपका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर है और न्यू एडटेक के ऊपर। ये 3-4 थीम ही हैं जो रिपीटेड मूड पे आते हैं। बस आपको क्या करना है, इससे कनेक्टेड जो मेंस में सिलेबस दिया हुआ है जीएस पेपर 2, 3 एंड 1 में, उसको पढ़ लीजिए। आर्टिकल को पढ़िए। आपको लगता है कि हाँ, इस आर्टिकल में दी गई बात को आप अपने जीएस पेपर के सिलेबस से कनेक्ट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्किप दैट आर्टिकल। बहुत ही सिंपल, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा समय इसके ऊपर वेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे जो समरी बनाने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको आर्टिकल में ऑथर की बातों पे ज़्यादा फोकस करने की बजाय आपका फोकस मैं ये करवाने की कोशिश करता हूँ उस आर्टिकल से आप कौन कौन से की पॉइंट्स निकाल के आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। और वो करने के लिए मैं आर्टिकल की बातों को इस तरह से फ्रेम करता हूँ आपके लिए, जिस तरह से आपको समझ में आ सके कि आप फ्रेमवर्क बना सको। अभी आप देखेंगे कैसे मैंने कर रखी हैं चीज़ें। ठीक है, एक और इम्प्रूवमेंट एड ऑन किया है आज से कि हर एक आर्टिकल के पहले आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। आपको उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर मैं आपको पूरा आर्टिकल समझाऊंगा। आर्टिकल समझने के बाद आप दोबारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आइए और देखिए क्या आप कर पा रहे हैं उसे या नहीं कर पा रहे हैं। फिर हर आर्टिकल के बाद आपको मेंस के लिए राइटिंग मिलेगा, जिसमें आप उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसका मॉडल आंसर्स दोनों प्रीलिम्स मेंस की प्रैक्टिस का आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। आप डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF। ठीक है, तो जो पहला आर्टिकल है गिग वर्कर्स के ऊपर, वो यहाँ पे उसका प्रीलिम्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम है। आप इसको रोकिए वीडियो, आप एक बार पढ़िए, उसके बाद आप चलते हैं आर्टिकल पे। ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है। सबसे पहले समझते हैं कि गिग वर्कर्स होते क्या हैं। गिग वर्कर्स मतलब ऐसे वर्कर्स जो बहुत ही टेम्परेरी पीरियड के लिए काम करते हैं, फ्रीलांसर टाइप होते हैं। ठीक है, गिग वर्कर में जो गिग है ये वर्ड आया है, एक म्यूजिकल टर्म कहा जाता है जनरली। पहले टाइम पे क्या होता था, जो बैंड्स होते थे या जो गाने बजाने वाले होते थे वो पार्टी में आते थे, थोड़े समय के लिए फिर चले जाते थे, तो उनको गिग कहा जाता था। तो इसी गिग टर्म को आज वाइड तरीके से बहुत ही वाइड स्प्रेड हो गया है। स्विगी, जोमेटो, जितने लोग सिर्फ टेम्परेरी टाइम बीइंग के लिए काम करते हैं, उसके बाद फिर वो दूसरा चीज़ करने लग जाते हैं। इसमें कोई एक परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, क्योंकि बहुत जगह पे ये लोग एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2025 के यूनियन बजट में एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिली है गिग वर्कर्स को। गिग वर्कर्स आपको पता है, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं गिग वर्कर्स, उनको एक रिकॉग्निशन मिली है। चलो, अब लेकिन मुद्दा क्या है, यूनियन बजट में बोल तो दिया है कि भैया अब हम रिकॉग्नाइज करते हैं गिग वर्कर्स को, लेकिन अभी भी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसमें सही तरीके से इन गिग वर्कर्स को कैप्चर नहीं किया गया है। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है इसमें क्या किया जाता है, इसमें सर्टेन कैटेगरीज बनाई जाती है, कितने लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हैं, कितने लोग इनफॉर्मल नेचर ऑफ वर्क कर रहे हैं, कितने लोग लेबर हैं, कितने लोग मतलब किस सेल्फ एम्प्लॉयड है, सारी चीज़ें इस डेटा में रखी जाती हैं। तो अभी भी ये जो आपका सर्वे तैयार किया जाता है इसमें अभी भी अपडेट नहीं किया गया है एकदम स्पेसिफिक तरीके से कि भैया ये है गिग वर्कर्स की कैटेगरी और इसमें इतने लोग काम कर रहे हैं।
ठीक है। अब इस गिग वर्कर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में, ठीक है। क्योंकि सिंपल करना क्या होता है, एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आप मोबाइल फ़ोन में ये बोर्ड इन करेंगे, बोर्ड इन करने के बाद स्टार्ट कर देते हैं अपना काम। इवन तो नीति आयोग ने प्रोजेक्ट किया है जो गिग वर्कर्स हैं, ये बाय 2029-30 ये 23.5 मिलियन बढ़ जाएंगे, ठीक है, सीइंग करंट सिचुएशन जिस तरह से। अब अगर लीगल रिकॉग्निशन की बात करें, ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन क्या इन गिग वर्कर्स के पास है, यूनियन बजट में तो बात होती रहती है, बट अब इसको हम प्रैक्टिकली देखें, लॉ क्या कहता है। अगर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 देखें, उसमें ये सेक्शन एकदम स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसमें गिग वर्कर्स को एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट के बाहर रखा गया है। समझ रहे हो, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर क्या होता है, मतलब एक मैं काम करने वाला हूँ, मैं सपोज एक दुकान पे जाता हूँ तो मेरा एक मालिक होगा, सुबह जाऊँगा शाम को आऊँगा, तो यहाँ पे एक रिलेशन है कि मेरा मालिक कौन है। लेकिन गिग वर्कर्स में क्या होता है, उसमें ऐसा कोई नहीं है, सर्टेन है भाई, जब काम मिलेगा मैं काम करूँगा फिर छोड़ दूंगा, ऐसा वाला चलता है। तो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में इसे इस रिलेशन के बाहर रखा गया, इस अरेंजमेंट के बाहर रखा है, ठीक। लेकिन इन लोगों ने डिफाइन, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2022 में इसका डिफाइन किया गया है कि ये लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया, गिग वर्कर कुछ हैं, भले ही ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अरेंजमेंट के बाहर है, लेकिन दे आर समथिंग, ठीक है, इनकी लीगल टर्म में कुछ एग्जिस्टेंस है। लेकिन फिर भी अभी भी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसमें इसका एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है गिग वर्कर्स का, बस इनको बाहर रख दिया गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 के, लेकिन अभी भी इन्हें एक स्पेसिफाई नहीं किया गया। अब इसमें इस जो कोड है इसमें इसकी भी कोई चीज़ फॉल्ट नहीं है, अगर, क्योंकि ये सब कोड क्या होता है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट्स होते हैं और उसके द्वारा एडवांस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने के पीछे कारण ये, क्योंकि अभी डेटा नहीं है ना हमारे पास, तो इसमें कहीं ना कहीं एक पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे होता है उसको इन सब को स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। अब मैंने बोला स्पेसिफाई करना होगा, क्या इतना आसान है स्पेसिफाई करना, तो समझते हैं आखिर क्या गैप्स है लेबर मैट्रिक्स में, क्या स्पेसिफाई इतना आसान है करना लोगों को, ये जो गिग वर्कर्स हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, जो गिग वर्कर्स होते हैं वो मल्टीपल ऐप्स पे काम करते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो सारे के सारे डिजिटल वेजेस पे रिलाई करते हैं। तो एक स्पेसिफाइड टर्म हम नहीं दे सकते हैं कि भैया ये एक गिग वर्कर है। जनरली कई बार ऐसा होता है, रैपिडो में, जोमेटो में आईडी किसी और की चल रही होती है, काम कोई और कर रहा होता है कि नहीं। तो इसमें एक लीगल तरीके से या फॉर्मल वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो लेबर मैट्रिक्स है उसमें ये भी एक गैप है कि इनको गिग वर्कर्स को सेल्फ एम्प्लॉयड कहता है वो, ठीक है। जो अभी भी लेबर फोर्स का डेटा आता है उसमें जो कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉयड वाली है उसके अंदर गिग वर्कर को रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड तो नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड की डेफिनेशन जो एज पर गवर्नमेंट है वो ये है कि भैया एक इंसान जो काम कर रहा है खुद से, ठीक है, और उसका एक स्पेसिफाइड लोकेशन है काम करने की, भैया वो यहाँ पे बैठ के ये काम कर रहा है, जैसे पढ़ा रहा है या कुछ और काम कर रहा है। लेकिन ये लोग बहुत ही डायनेमिक होते हैं, ये इनका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती है, तो इनको सेल्फ एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में डालना कहीं ना कहीं ये इसकी कमज़ोरी को छुपाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, कोई भी एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है इन लोगों के पास कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो ये कैसे ग्रीवेंसेस, अपनी दिक्कतों को ये आगे अपोज करेंगे, कैसे इसको लेके जाएंगे। कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी नहीं है, कोई इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें जनरली नहीं प्रोवाइड होती इन लोगों को, ठीक है। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब गवर्नेंस इश्यूज़ क्या होते हैं, पहली बात तो ई श्रम जो रजिस्ट्रेशन होता है या हेल्थ इनिशिएटिव आयुष्मान भारत की बात करें, वो भी अभी ट्रेडिशनल कैटेगरीज का ही यूज़ करते हैं इन सारे पोर्टल को बनाने में। अभी भी उसमें ये सारा मेंशन नहीं होता भैया ये जो ई श्रम रजिस्ट्रेशन है इसमें गिग वर्कर है, तो इसमें ई श्रम की फॉल्ट भी कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि वो किस आधार पे गिग वर्कर को स्पेसिफाई करें। ये वर्कर जो 4 प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, परसों एक और 5वां प्लेटफॉर्म आ जाए तो उस पर काम कर, तो कैसे डिसाइड होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक गवर्नेंस इशू है। और अभी भी जो लेगेसी जो कैटेगरीज चल रही हैं, ओल्ड कैटेगरीज, वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल लेबर इनको कहा जा रहा है, ठीक है, ये गवर्नेंस इशू है। और इन सारे पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि गिग वर्कर्स को अभी भी क्यों फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है। आपने जो PYQ देखा वो इसी से रिलेट कर रहा है। चैलेंजेस क्या क्या हैं, कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है कि हम बोल तो रहे हैं कि जो लेबर सर्वे होता है
उसमें नहीं है इनके डेटा, लेकिन डेटा होने के लिए एक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी तो होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों साइड चल रहा है ना। विजिबिलिटी तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, तो इससे पॉलिसी प्लानिंग भी बहुत पुअर होगी। कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है कि भाई साहब वर्कर्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब आता है इसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। पहली बात तो जो लेबर सर्वे है उसको न्यू और डिजिटल इकोनॉमिक कैटेगरी से अपडेट किया जाना चाहिए। जैसे डिजिटल वेजेस की बात हो रही है तो इसकी एक सेपरेट एक प्लेटफॉर्म बन सकता है कि भैया ये एक सपोज मैं काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रजिस्टर करूँगा तो जितने भी प्लेटफॉर्म से मेरे पास जितनी आ रही हो सब यहाँ पे गैदर होगा। तो इससे एक आइडिया लग पाएगा, कैटेगरी बन पाएगी कि हाँ मेरे पास मंथ में इतना आ रहा है और मैं इतनी यहाँ पे ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ। तो लेबर सर्वे को कहीं ना कहीं अपडेट करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी एक्सेस मिलना चाहिए, भले ही फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इन लोगों का एम्प्लॉयर के साथ, लेकिन फिर भी एक सोशल सिक्योरिटी एक्सेस होना चाहिए। बारिश में लोग जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या, ठीक है, उसमें तो ना जोमेटो कुछ बोलेगा ना स्विगी कुछ बोलेगा। तो ये सारे कहीं ना कहीं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ना होने का नतीजा है, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म में अकाउंटेबिलिटी होती है वो और बढ़नी चाहिए। या तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक 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 गिग वर्कर कहीं पे काम कर रहा है तो प्लेटफॉर्म वहाँ बोले भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, गिग वर्कर ने 1 घंटा काम किया, 1 घंटे काम नहीं से 10 रुपये दे दिया, 2 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर का जो भी उन्होंने डिसाइड किया होगा 15-20 रुपये वो दे दिया, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म। दिन भर में ये कहाँ चोरी कर रहा है क्या कर रहा है मैं मुझसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बट इससे क्या निकल के आ रहा है, इससे ये निकल के आ रहा है कि प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है चीज़ों की। उसमें प्लेटफॉर्म की भी कहीं ना कहीं फॉल्ट नहीं है, क्योंकि कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो जोमेटो वर्कर्स या स्विगी वर्कर्स हैं इनके नाम थेफ्ट में भी आए हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें जो ये जितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, तो ये सोचते हैं कि भाई साहब हम ना लीगल हर्डल से जितना दूर रहें उतना अच्छा होगा। तो इन सब का सोल्यूशन एक ये है कि प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए एक एक सिस्टमैटिक चैनल से, जिसमें डिसाइड किया जा सके कि भाई साहब, और ये कैसे होगा जब हम सारे स्टेक होल्डर्स को एक बोर्ड पे लेके आएंगे, उनसे उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे और उनकी प्रॉब्लम का एक जेन्यून सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे जो कि प्रैक्टिकल हो, जिसमें ना गिग वर्कर को लॉस हो, ना ही जो गिग वर्कर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं चाहे स्विगी जोमेटो है उनका लॉस हो, ठीक है। तो ये इसका वे फॉरवर्ड है। अब इससे जीएस पेपर 1 2021 में जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो सवाल था, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है। अगेन ये जो आर्टिकल था, क्या इससे आपको कोई एकदम ठोस तौर पे वुमेन के ऊपर बात की गई इसमें नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन उठ चुका, इससे एक पॉइंट उठाया गिग इकोनॉमी, और इस गिग इकोनॉमी किस तरीके से वुमेन को एम्पावरमेंट करने में मदद कर सकती है, राइट। तो अब आप वहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या क्या है इनकी। तो सिग्निफिकेंस जो जो होंगी इन गिग वर्कर्स की, राइट, जैसे कहीं ना कहीं इसमें कोई एक फॉर्मल तरीका रिक्वायर्ड नहीं होता, आपको कोई स्किल नहीं चाहिए गिग वर्कर के लिए, ऑल यू नीड इस आपके पास एक जॉब होगी करने के लिए, आप उसको कंप्लीट करो आपको पैसा मिलेगा। तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, लेकिन जब बढ़ेगी तो उससे एक ड्रॉबैक भी आएगा कि वुमेन की सेफ्टी पे सवाल खड़ा होगा, है ना, क्योंकि अभी भी वुमेन का गिग वर्कर में शामिल होना एज अ टैबू देखा जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही बैलेंस्ड इस चीज़ का आंसर लिखने की कोशिश करनी है। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रोवाइड है, आप एक बार पढ़िए, इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी पहले लास्ट आर्टिकल समझाया, उस आर्टिकल से अब आप उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रीलिम्स वाले सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये सेकेंड आर्टिकल का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया हैज़ अ कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल एआई स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीलिम्स वाले मैं बना रहा हूँ उसका एकदम एज इट इज़ जो आप फ्रेमवर्क देखोगे वो प्रीलिम्स पीवाईक्यूज पे बेस्ड है, कि जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो गलतियाँ यूपीएससी जिस हिसाब से आपके सामने ट्रैप देता है वही सेम यहाँ पे भी करने की कोशिश की है मैंने। जैसे इंडिया हैज़ कैबिनेट अप्रूव नेशनल, अभी आप जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मिनिस्ट्री जनरली यूपीएससी गलत देती है, तो यहाँ पर मैंने गलत दिया। तो आपको एक एक्लेमेटाइज रहोगे, आपको आदत पड़ी रहेगी कि हाँ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये सॉल्व किया है, तो अब मैं मेंस जब आपका फॉर्मल में आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़िएगा, इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा, मॉडल आंसर्स आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इस आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर है। इसका मेन कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबल एआई लीडर बनना चाह रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया के पास एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की नेशनल एआई स्ट्रैटेजी नहीं है,
ठीक है। अब ये मान लो जैसे ये रुचि गुप्ता ने अपना पूरा आर्टिकल लिखा है, तो क्या आपको पूरा का पूरा आर्टिकल एकदम घोल के पी जाना है? आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। इसके की पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने निकाले हैं इन द फॉर्म ऑफ की हेडिंग्स, और हेडिंग से आपको समझ में आया सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि पहली बात तो भाई साहब, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और आईटी हब है, तो एक नेशनल एआई स्ट्रेटजी का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बन जाता है। हमारे पास एक नेशनल एआई मिशन एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो मिशन को कैसे हमें फुलफिल करना है उसके लिए कोई रोड मैप हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन होता है व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक गैप्स। पहली बात तो गैप ये है कि जो हमारा रोड मैप है, पहली बात तो रोड मैप नहीं है, लेकिन ये जो एआई मिशन है ये बहुत ही टेक्नोक्रेटिक है, बहुत ही टेक्निकल है, ठीक है। हम जो ये ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म में चल रहा है, बहुत ही ओपेक है, किसी को ट्रांसपेरेंट फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे एआई फर्दर इम्प्रोवाइज करेगा। और इसमें कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइजिंग है ये, इसमें हमारी जो डिपेंडेंस है वो फॉरेन पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी हमने एक इस फॉर्म में एआई का डेवलपमेंट नहीं किया है कि हम सारी की सारी चीज़ें एआई में जो रिक्वायर्ड हैं या डेटा सेट जो रिक्वायर होता है वो हम सब कुछ खुद से बनाएंगे, ठीक है। इसमें अभी भी क्या हो रहा है, ये असेंबलिंग हो रही है। मान लो अमेरिका से हम कुछ ले रहे हैं, यूके से कुछ ले रहे हैं, फिर लेकर के हम बना दे रहे हैं, तो हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोनॉमी नहीं है अभी हमारी। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रैटेजिक गैप को सामने दिखाती हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एआई के डेवलपमेंट में। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एआई में क्या क्या हर्डल्स हैं, तो हर्डल्स में आप एआई के मिशन में क्या क्या हर्डल्स हैं, या क्यों इंडिया अभी भी एआई में ग्लोबल पावर नहीं बन पा रहा है, या बनने में कौन कौन सी डिफिकल्टीज़ है। मैं क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको न्यूज़ देना नहीं है, न्यूज़ का सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया। अब उस कॉन्टेक्स्ट से क्या क्या आप की पॉइंट्स निकाल के अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और हमें जैसे ये पता है कि एआई सिस्टम डिफेंस में, हेल्थ में, इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व है आज के टाइम पे, तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी पेश करता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास सब कुछ इंडिजिनस नहीं है एआई का। जब बाहर से है, बाहर की चीज़ों को हमने अपने डिफेंस, हेल्थ, इंटेलिजेंस में लगा दिया है, तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी खड़ा होता है। ये भी एक स्ट्रैटेजिक गैप है। की रिस्क क्या है? की रिस्क ये भी है कि भाई करंटली अगर देखा जाए एआई का वेपनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है, तो ये भी एक रिस्क है कहीं ना कहीं हमारे लिए कि ऐसा ना हो कि दूसरी कंट्रीज वेपनाइज करें एआई को और फिर वो हमारे अगेंस्ट यूज़ करें, ठीक है। पाकिस्तान एक बेस्ट एग्जांपल है। और इससे कहीं ना कहीं ये भी एक निकल के आता है सर्विलांस कंसर्न, और इससे पब्लिक का ट्रस्ट भी लॉस हो सकता है। कैसे? आप खुद सोच के देखो, ये की रिस्क किस चीज़ के हैं? की रिस्क हैं कि अगर हम अपने एआई को ढंग से डेवलप नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजिक रोड मैप नहीं लेके आएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं पब्लिक का ट्रस्ट भी खत्म होगा। बहुत बड़ा ये एक पॉइंट है। और जो बाहर के लोग हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि एआई का यूज़ करके उसे वेपनाइज कर लें, क्योंकि हमारे पास सब कुछ खुद का नहीं है अभी भी एआई में, ठीक है। अब चैलेंजेस देखते हैं। अगेन की रिस्क और चैलेंजेस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैं एक ही पॉइंट को दूसरे फॉर्म में इसलिए फ्रेम करता हूँ कि अगर आपको जस्ट इन केस पहला पॉइंट ना समझ में आओ तो दूसरे तरीके से अगर मैं आपको समझाऊँ समझ में आ जाए। अभी हमारे पास कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं है एआई एथिक्स के ऊपर कि भाई एथिकल, अभी भी हमारे पास एक फ्रेमवर्क नहीं है कि एआई को हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। कोई एथिक्स मतलब समझो कोई इमोशन नहीं है, अभी मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है एआई के। और अभी भी गवर्नमेंट्स का एक वैक्यूम सामने आ रहा है कि 26% जॉब रिस्क पे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे हैंडल करे, क्योंकि अगर 26% लोग रिस्क पे आ जाएंगे तो 26% लोग जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो आईएमएफ का डेटा है ये। इस वजह से हमें ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने, एआई का यूज़ ऐसा होना चाहिए कि 26% रोड पे ना आ जाए एआई का एडवांसमेंट करने में। प्लस एक और सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि अपने आंसर्स में आप डाल सकते हैं, वो है एनर्जी की डिमांड। हम सबको पता है कि एआई में बहुत ज़्यादा डेटा की प्रोसेसिंग होती है, और डेटा की प्रोसेसिंग एक डेटा सेंटर पे होती है, और डेटा सेंटर पे जब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, डेटा सेंटर गर्म होते हैं, हॉट होते हैं। उन हॉट को कूल करने के लिए कूलर्स लगते हैं, फैंस लगते हैं स्पेशल। उन फैंस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी की जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से जो ग्रिड्स हैं, पावर ग्रिड्स हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनेगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी हमारी एनर्जी डिमांड के ऊपर, ठीक है। एक तरफ एआई को जो डेटा सेंटर्स हैं उनको ठंडा करना है, साथ ही साथ जो गर्मी इन्वायरमेंट में हो रही है, लोगों को एसी चाहिए, उससे तो एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी बाय 2030, ठीक है। आप देखिए कैसे मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हेल्थ को भी, यहाँ पे एआई को भी कनेक्ट किया, ठीक है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है?
पहली बात तो ये है कि कैबिनेट नोटिफाई एआई स्ट्रैटेजी जो हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए। जो अभी करंटली जो बनी है एआई स्ट्रैटेजी, ठीक है, वो कैबिनेट कमेटी के द्वारा बनी है। जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कैसे, क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री ने ही सिंपल एक रोड मैप बनाने की कोशिश की है, जो कि अभी भी प्रॉपर तरीके से बना नहीं है। हमें एथिकल फ्रेमवर्क अच्छे से बनाने चाहिए, जिससे डेटा प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एम्फसाइज करनी चाहिए कि भाई आप एआई को डिप्लॉय तो कर रहे हो, लेकिन आप अकाउंटेबल भी रहो पब्लिक के लिए कि आपने जो बनाया वो किसी भी तरीके के पब्लिक के डेटा को या पब्लिक की प्राइवेसी को हिंडर नहीं कर रहा है। ये सारे क्या है, वे फॉरवर्ड है, ठीक है। इतना पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा, लेकिन आपने थोड़े से फॉर्म में पूरे आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, और वो क्या है कि एआई किस तरीके से अभी भी हमारे पास स्ट्रैटेजिक रोड मैप ना होने की वजह से कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन है, मॉडल आंसर आप टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका। ये एग्जैक्टली जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं बनाता हूँ वो एज इट इज़ आपके आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये थर्ड आर्टिकल का आपका प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़िए पॉज करके। उसके बाद अब आते हैं हम लोग मेन आर्टिकल पे, ठीक है। मेन आर्टिकल ये जीएस पेपर 2 इशू रिलेटिंग टू हेल्थ पे है। अब स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि कह क्या रहा है, व्हाट इज़ पैलेटिव केयर, ये है क्या पैलेटिव केयर, ठीक है। जैसे हमको पता है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं जो पैलेटिव केयर है वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड, बहुत ही कम है। तो अभी आपके दिमाग में हो रहा है चलो सारी बातें तो ठीक है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पैलेटिव केयर। आपको मैं बहुत ही लेमन टर्म में समझाता हूँ, ठीक है। पैलेटिव केयर ऐसी केयर होती है जिसमें कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, जिसमें कोई क्योर के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, इसमें मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। कैसे, आप ये समझ की कोशिश करो, जैसे आपका फ़ोन है, फ़ोन में 10% बैटरी बाकी है और आपके पास कोई भी पावर चार्जिंग स्टेशन नहीं है, कोई बैटरी नहीं, आपको पता है बस ये 10% ही लास्ट है, आपको बस इसी 10% में सर्वाइव करना होगा। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ब्राइटनेस डिम कर देते हैं, है ना, आप कोशिश करते हो कि बैटरी पावर ऑन कर देते हो, आप जो बड़े बड़े ऐप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावर को यूज़ कर रहे हैं उनको आप हटा देते हो, अनइंस्टॉल करते हो, क्योंकि आपको पता है 10% बैटरी गई उसके बाद फ़ोन इज़ डेड, आप उसे रिचार्ज नहीं कर सकते हो। कंडीशन यही है, फ़ोन इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू डेड आफ्टर दिस 10%, मतलब आपको फिर फेंकना है फ़ोन को, ये हाल है। तो इसको कनेक्ट करो आप इंसान से, जब इंसान की 10% ज़िंदगी बची है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो ऐसा तो नहीं उसको 20% कर लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसे मरना ही है, आप ये मान के चलिए। तो जब एक्सेप्ट कर लिया है मरना ही है और कोई इलाज नहीं है, ये कैसे होता है, जब कभी भी इंसान लास्ट स्टेज में होता है कैंसर की, या कोई इंसान बहुत ही ओल्ड है, तो उसे कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया मोबाइल फ़ोन में आप बैटरी सेवर लगाते हो, स्क्रीन डिम करते हो, ऐप्स हटाते हो, सेम यहाँ पे भी है कि इंसान को खुश रखा जाता है, उसको कहीं ना कहीं एक क्वालिटी लाइफ देने की कोशिश की जाती है, उसको न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें दी जाती हैं जिससे वो थोड़ा बहुत अच्छे से, मतलब जाना तो है ही है 10 दिन बाद जाए, लेकिन 10 दिन आप क्वालिटी वाले 10 दिन दियो। तो ये जो क्वालिटी वाले 10 दिन जीने की बात हो रही है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, इसमें साइकोलॉजिकल लेवल पे काम किया जाता है जिससे लोगों को हैप्पीनेस मिले, एंड फोकस होता है हैप्पीनेस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि 40 मिलियन पीपल ग्लोबली, 40 मिलियन लोग, सोच के देखो, उन्हें पैलेटिव केयर की ज़रूरत है, ठीक है। अब इंडिया में केवल 14% लोग हैं जिनको एक्सेस है, इंडिया में केवल 14% है, इसमें से केवल 1-2% लोगों को ही प्रॉपर केयर मिल पा रही है। कौन सी, पैलेटिव केयर केवल 1-2% लोगों को मिल पा रही है। सवाल उठता है ऐसा क्या है, हेल्थ सिस्टम में गैप क्या है एग्जैक्टली। तो जो WHO नॉर्म कहता है वो ये कहता है भैया हर 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए। अगर 1000 पेशेंट हैं तो 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 1834 पेशेंट हैं तो उन 1834 पेशेंट पे एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं एक गैप दिखा रहा है ना, हमारे पास एक ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं है पैलेटिव केयर के लिए। उन्हें हमारे डॉक्टरों क्या आता है, अच्छा तुम्हारे बुखार है ये लो पैरासीटामॉल ले लो, सर दर्द हो रहा है ये लो डिस्प्रिन ले लो, पेट दर्द हो रहा है ये दवा खा लो, है ना। तो इनके पास क्या है, सिर्फ मेडिसिन दो, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि सर दर्द हो रहा है, अरे बाप रे क्यों सर दर्द हो रहा है आपका, कहीं आपने ज़्यादा सोच तो नहीं, कभी डॉक्टर को ऐसा सुनते हुए कहा है कि अच्छा आप बताइए, मेडिसिन देने की बजाय आपसे बात करे वो,
ठीक है, कि आप बताइए किस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपने अचीवमेंट्स बताइए, कब आपने लास्ट खुशी ली। ये सब साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जिनको बहुत बोलते हैं ना, जिस इंसान को मेंटल इंस्टेबिलिटी हो उनको ये सारी केयर मिलती है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन को भी तो कभी कभी ना एक सिंपैथी चाहिए होती है। आपको कभी प्रॉब्लम है कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, तो आप बोलो नहीं इसका ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन नहीं, कभी कभी इट जस्ट अबाउट अच्छा सुनो। तो अभी भी हमारे डॉक्टर ट्रेंड नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग वैसी है। डॉक्टर भी क्या करे भाई साहब, उनके पास 1800 पेशेंट है, हर पेशेंट से बैठेगा अच्छा चलिए सुनाइए अपनी राम कथा, क्या कोई सुनेगा? ऑब्वियसली डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जल्दी जल्दी से 1834 लोगों की जो बीमारी है उनके क्योर पे जाते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ क्या है कैसे है कोई मतलब नहीं है भाई साहब, है ना। और अभी भी अवेयरनेस इसके लेके इस पैलेटिव केयर को लेके नहीं है प्रॉपरली। अब पॉलिसी इनिशिएटिव्स इंडिया में लिया तो गया, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने एक्नॉलेज किया है कि भाई पैलेटिव केयर होनी तो चाहिए, लेकिन आयुष्मान भारत में स्कोप अभी भी उतना ज़्यादा डेडिकेटेड प्रोविजंस नहीं डाला गया है पैलेटिव केयर को लेकर के। अभी भी सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, पेपर पे एग्जिस्ट कर रहा है कि भाई पैलेटिव केयर को तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, है ना। लेकिन जब एक्शन की बात होती है, एक्शन नहीं हो पा रहा है। चैलेंजेस अगेन, अभी भी रूरल एरियाज़ तो छोड़ ही दो, रूरल एरियाज़ में अभी भी जो मेंटल लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा जो पैलेटिव केयर की ज़रूरत होती है वो अभी भी चाय की टपरी पे पूरी होती है, ठीक है। बूढ़े बुजुर्ग लोग एक साथ बैठते हैं, वो दुनिया की 10 तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिसे आप बोलते हैं ना परपंच करते हैं, उनको उसी में खुशी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं वो उनका वे ऑफ मीडियम है, लेकिन अभी भी एक्सेस नहीं है पैलेटिव केयर को लेकर के। देखा जाए तो 13 लाख रजिस्टर्ड नर्सेज हैं, लेकिन इन नर्सेज में से बहुत ही फ्यू हैं जिन्हें पैलेटिव अप्रोच पता है कि कैसे एक बूढ़े इंसान को जिसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली उसकी केयर कैसे करनी है। सर दर्द हो रहा है, दादा ये खा लो, आँख दर्द हो रही है, लाओ दवा डाल दें, कान दर्द हो रहा है, लो आप ये लगा लो, ठीक है। ये सारी इनको पता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक बार बोलते हैं ना, सर पे हाथ रख के इंसान बोले नहीं आप बताइए, मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ आपको सुनने के लिए। तो इसको कहते हैं पैलेटिव केयर का एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन ना होना। वे फॉरवर्ड क्या है, पहले तो हमें प्राइमरी हेल्थ केयर में इसको इंटीग्रेट करना होगा। क्वेश्चन भी आया हुआ है प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वहाँ पे आप पैलेटिव केयर को डाल सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके एमबीबीएस के करिकुलम में ये चीज़ इंक्लूड की जानी चाहिए कि भाई साहब पैलेटिव केयर को भी इंपॉर्टेंस दो। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मरीज़ आ रहा है तो बस मेडिसिन दो, ख़त्म बात। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको फोकस करना होगा कि आप उसे एक मेंटल रिलीफ भी प्रोवाइड करो। हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए इन चीज़ को लेकर के। पब्लिक कैंपेन्स का हमें यूज़ करना होगा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और जितने भी मिथ्स फैले हुए हैं, ठीक है, पैलेटिव केयर को लेकर के, वो सब, क्योंकि अभी पैलेटिव केयर मतलब क्या है, तुमसे बात करें, अरे छोड़ो तुम्हें दिक्कत है, ये दवा खाओ ख़त्म करो, ऐसे हैं। अभी भी हमें अवेयरनेस नहीं है। तो अब देखिए ये पूरा आर्टिकल एक ओपिनियन था इन दोनों लोगों का, लेकिन आप देखिए किस तरह से इन दोनों के ओपिनियन को मैंने सिग्निफिकेंस में, हेल्थ मतलब एक क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया है कि इसमें क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे आर्टिकल का, क्या गैप्स है, क्या क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में आपको दो ही चीज़ें लिखनी है। पहला तो इंट्रोडक्शन है, बॉडी में क्या लिखोगे, बॉडी में या तो आप फीचर लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, या तो आप प्रॉब्लम्स लिखोगे, या तो आप चैलेंजेस लिखोगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन में आप वे फॉरवर्ड या फिर सोल्यूशन लिखते हो। तो आप नोटिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं मैं इसको आंसर फॉर्म में आपके लिए फ्रेम कर रहा हूँ, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल सके कि आर्टिकल में से आप कैसे आंसर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा, जिसमें आप देखिए, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पैलेटिव केयर इन इंडिया पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क, सजेस्ट द रिफॉर्म टू मेक इट मोर एक्सेसिबल एंड मोर इंक्लूसिव, ठीक है। अभी आपको जितना समझा है वहाँ से की पॉइंट्स को उठा करके आप पैलेटिव केयर की सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, कौन कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म क्या है, ये सारे रिफॉर्म्स ही तो हैं, ठीक है। ये सारे रिफॉर्म्स का यूज़ करके आप आंसर में डाल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आर्टिकल का जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है, एक बार आप पढ़िए रुक के, उसके बाद आप आर्टिकल को अब मैं समझाता हूँ आपको। आर्टिकल जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली जो 4 टाइगर के बच्चे हैं उन्हें पॉइजन देके वो मरे मिले हैं, और जब देखा गया तो देवर पॉइजन, उनको जहर दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू खड़ा करता है कंजर्वेशन के ऊपर कर्नाटका के। तो कंजर्वेशन बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो कर्नाटका में 563 टाइगर्स हैं, 6400 एलिफेंट्स हैं। वाइल्ड लाइफ डेथ्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, 295 एलिफेंट्स की डेथ हुई है पिछले 3 साल में, जिसमें 30 एलिफेंट्स को बिजली लगने से मौत हुई है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहा है, लोग एनिमल से बचने के लिए बहुत ही हाई इंटेंसिटी वायर को लगाते हैं, जिससे वो लोग
इलेक्ट्रिक्यूटेड हो जाते हैं और वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनकी मौत खतरे में, मतलब मौत इंक्रीज हो जाती है, मोर्टेलिटी बढ़ जाती है इन शॉर्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है, इसमें गवर्नेंस का क्या क्या इशू है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इशू आ रहे हैं। पहली बात तो कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है। अगर कभी कोई पोचिंग में पकड़ा गया है तो कहीं भी उसकी एक प्रॉपर कन्विक्शन नहीं मिल पाता, सिर्फ ये होता है हाँ हाँ चलो ट्रायल पे ट्रायल, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला काम कर रहा है। और जो लोग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट होते हैं इन्वर्सली, मान लो एक एनिमल ने या एलिफेंट ने मान लो किसी को हर्ट कर दिया या फिर लैंड को बेकार कर दिया या फिर कोई इंसान मर गया ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में, तो उनको कंपनसेशन देने का प्रोविजन है, लेकिन वो कंपनसेशन बहुत डिले हो जाता है। करेंटली 14,000 केसेस पेंडिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के, पावर लाइंस, मिनी हाइडल प्रोडक्ट्स, ये सब कहाँ से जाते हैं, जनरली टाइगर रिजर्व से कट थ्रू होते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से जो इश्यूज होते हैं वो ये हैं। अब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस इज़ वेरी ब्रॉड, ये गवर्नेंस की तरफ से नहीं हो रहा या ये गवर्नमेंट चैलेंजेस नहीं है, ये चैलेंजेस मिक्स्ड है। पहला तो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसमें स्टाफ्स बहुत कम हैं, उनकी वेजेस बहुत डिले होती हैं, उनके पास प्रॉपर पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, ना ही उनके पास प्रॉपर तरीके से अभी भी एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके वो फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग कर सकें, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं बहुत ही लोकल होते हैं वो, ठीक है। एक छोटा सा गार्ड है वो लोकल गार्ड ही होगा, तो उसको प्रॉपर अगर वेज नहीं मिलेगी तो उसे क्या मोटिवेशन मिलेगा, भाई मैं क्यों पेट्रोलिंग करूँ, जानू खतरे में डालूँ जब पैसा ही डिले होने जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये जब भी आपको चैलेंजेस दिखे तो उन चैलेंजेस में अगर बोल रहा है कि अंडर स्टाफिंग है तो ये एक चैलेंज है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि हमें और स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना होगा। हमेशा कभी भी आपके सामने चैलेंजेस पता हो, प्रॉब्लम पता हो, हर्डल पता हो, तो बस उसको रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा कर दो, आपको आंसर मिल जाए। डिलेड वेजेस को हमें और बढ़ाना पड़ेगा। पुअर पेट्रोलिंग को और अच्छे से टेक का, एआई का यूज़ करना होगा। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से, आपको कोई रॉकेट साइंस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी, ठीक है। वे फॉरवर्ड वही, हमें इकोलॉजिकल आउटकम्स पे फोकस करना होगा, ठीक है। हमें ये फोकस नहीं करना है कि भाई साहब ये बस इतना हमने सेव किया टाइगर्स को, इतने टाइगर्स मरे, नहीं। हमें इकोलॉजिकली देखना होगा कि टाइगर की जो डेथ हुई है क्यों हुई है, इसके पीछे क्वालिटेटिव हमें ध्यान देना होगा कि अच्छा डेथ इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ह्यूमन हैबिटेशन ज़्यादा है या फिर यहाँ पे पोचिंग ज़्यादा हो रही है। तो हमें फोकस करना होगा कि इकोलॉजिकली जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, वो भी इन्वर्सली इम्पैक्ट ना हो, साथ ही साथ कंजर्वेशन, साथ ही साथ जो लोग रह रहे हैं वो भी ज़्यादा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के शिकार ना हो। कंपनसेशन टाइमली होना चाहिए, वही सेम चीज़, कन्विक्शन रेट पुअर है तो उसको बढ़ाया जाना चाहिए। इन्फोर्समेंट स्ट्रांग होना चाहिए, कम्युनिटी का एंगेजमेंट किया जाना चाहिए। बिना कम्युनिटी एंगेजमेंट के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर एक विलेज है जो विलेज टाइगर रिजर्व के अंदर आ रहा है या फिर नेशनल पार्क कहीं पे भी उसके आसपास है, तो वहाँ पे अगर विलेज वालों को बहुत दिक्कत हो रही है तो सोचते हैं चलो भाई गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करी, हम ही कर देते हैं इलाज। तो लोग क्या करते हैं, वो कुछ खाने के लिए रख देते हैं, उसमें एक्सट्रीम पॉइजन डाल देते हैं, तो लोग जानवर मर जाते हैं जनरली। अब जानवर जब मरेंगे तो इससे क्या होगा, लोगों को सुकून मिल गया, चलो ये जानवर तो मर गया, लेकिन उस जानवर के मरने से इकोलॉजी पे तो बहुत इन्वर्स इम्पैक्ट होगा, है ना। तो ये तरीके से आप समझ सकते हैं कि पहले हमें कम्युनिटी एंगेजमेंट करना पड़ेगा, जिससे लोग ये ना हो कि हम एक तरफ पानी भर रहे हैं लेकिन नीचे से लीकेजेस पब्लिक ही कर किए पड़ी है, ठीक है। हमें प्रॉपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल अप्रूवल मिल रहा है किसी भी बायोडाइवर्सिटी के रीजन में, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, उसके आसपास कुछ भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल अप्रूवल या डेवलपमेंट होने जा रहा है तो उसका एक असेसमेंट होना चाहिए प्रॉपरली, तभी उसको अप्रूव किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका ये है और फिर इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इसका मॉडल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। द रीसेंट टाइगर डेथ इन कर्नाटक एक्सपोज डीपर फ्लॉज इन इंडियाज कंजर्वेशन गवर्नेंस। अगेन मैंने आपको गवर्नेंस का जो इश्यूज था एग्जैक्टली हाईलाइट किया है। जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी एकदम स्पेसिफिक तरीके से उठाए गए हैं आर्टिकल से, ठीक है। चलिए, फिफ्थ आर्टिकल का आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आप एक बार इसको पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद अब हम आर्टिकल के ऊपर चढ़ते हैं। आर्टिकल ये हाईलाइट करता है कि राइट टू प्रिवेसी के ऊपर अभी रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने जो 2011 का फ़ोन टैपिंग ऑर्डर था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि भाई साहब हम जो है फ़ोन टैप कर सकते हैं लोगों का, अगर हमें लगता है, हमें बाय रीजनेबल ग्राउंड्स लगता है कि यहाँ पे
ज़रूरी है फ़ोन टैप करना अगर किसी को कोई क्रिमिनल कोई अगर या फिर किसी ने कोई गुनाह किया है, उस गुनाह को साबित करने के लिए हम फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने कहा, लेकिन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने जो 2011 में ऑर्डर दिया, इसको मद्रास हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, क्वैश कर दिया और कहा भाई साहब ये जो आप फ़ोन टैपिंग कर रहे हो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी है। 2025 में 24 हर बार कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड फिल्म्स में आया ही हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ऐसे यूपीएससी करता है, 19 नहीं आर्टिकल 21 में है, ठीक है। बाय केटी पुट्टास्वामी जजमेंट, क्या ही केटी पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को आइडेंटिफाई किया गया था एज फंडामेंटल राइट? आंसर इज यस, बिल्कुल किया गया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यूपीएससी ऐसे ही करता है, वो जो नाउन प्रोनाउन होते हैं ना एक क्वेश्चन में, उसके ऊपर खेल करता है, वहां से वो चीज़ चेंज कर देता है, रिप्लेस कर देता है, जिससे वो स्टेटमेंट परफेक्टली राइट या रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। तो आपको फोकस ये करना है कि आप नाउन्स पे ध्यान दो। जो नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान, तो जो वर्ड होते हैं उसमें नाउन को पकड़ो पहले। इट वॉज रिकॉग्नाइज फंडा, ये चलो ठीक है, लेकिन आर्टिकल 19 तुरंत दिमाग खुल जाए, कुछ तो है इसके अंदर। बाय सुप्रीम कोर्ट, ओके, बाय केटी इन द केटी पुट्टास्वामी केस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आपको नाउन्स को पकड़ना है, कैसे आपको वर्ब पे ध्यान देना है, ठीक है। ग्रामर से ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे कई हद तक। जब मैं पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे वर्ड बाय वर्ड आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप स्टेटमेंट्स को डिवाइड करके समझ सकते हैं कि उसमें क्या गलती की गई है यूपीएससी के द्वारा। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बना है इसमें उन गलतियों को ही यूज़ करके मैंने यहाँ पे वो ट्रैप आपके लिए डालने की कोशिश की है, जिससे आपको एक आइडिया लग सके, ठीक है। चलिए, तो इसकी लीगल फाउंडेशन समझते हैं। किसकी लीगल फाउंडेशन? राइट टू प्राइवेसी की लीगल फाउंडेशन क्या है? केएस पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट आइडेंटिफाई कर दिया। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की बात करें तो उसमें, ठीक है, और रूल 419 टेलीग्राफ जो रूल है वो कहीं ना कहीं एक सेफगार्ड देता है राइट टू प्राइवेसी को लेकर के। मतलब ऐसा नहीं उसने ये सारी चीज़ें कही हैं कि कोई कभी भी आपकी प्राइवेसी में हिंड्रेंस कर देगा, तो कहीं ना कहीं सेफगार्ड मिलता है। इसकी लीगल फाउंडेशन राइट टू प्राइवेसी की है कैसे? केएस पुट्टास्वामी से पहले यहाँ भी थोड़ी बहुत मेंशनिंग राइट टू प्राइवेसी की थी, ठीक है। कोर्ट ने ऑब्जर्व क्या किया है, टू द पॉइंट रखते हैं चीज़ों। कोर्ट ने ऑब्जर्व ये किया है कि भाई फ़ोन टैपिंग तभी हो सकती है जब पब्लिक इमरजेंसी हो, पब्लिक सेफ्टी की बात हो। और हाई कोर्ट ने मद्रास के ये कहा कि भाई अगर पब्लिक इमरजेंसी नहीं है, पब्लिक सेफ्टी नहीं है, तो बिना वजह जस्ट फॉर क्रिमिनल कन्विक्शन आप फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकते हो। इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पर्सनल एजेंडा भी पूरा होता है, ठीक है, या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी स्टेट गवर्नमेंट अपना पूरा कर सकती है फ़ोन टैप करके, ठीक है। और ये कहा है हाई कोर्ट ने कि फ़ोन टैपिंग एक ड्यू लीगल प्रोसेस के थ्रू जानी चाहिए और उसके लिए ओवरसाइट रिव्यू कमेटी होनी चाहिए कि भाई आप जो फ़ोन टैप कर रहे हो क्या वो लेजिट है, क्या वो एक प्रॉपर रूल के द्वारा या लॉ में जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स हैं उसके द्वारा फॉलो हो रहा है, या जस्ट पर्सनल एजेंडा फुलफिल हो रहा है। अब कहीं ना कहीं इसमें चैलेंजेस, गवर्नेंस चैलेंजेस क्या है? हमको पता है कि एग्जीक्यूटिव ओवर रीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है विदाउट चेक्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के में भी। तो वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को सेफगार्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो फ़ोन टैप करे, वो जिसको मन में आ रहा है गिरफ्तार करे, जस्ट बाय सेइंग कि नहीं भाई साहब ये पीएमएलए में गिरफ्तार हो रहा है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर को एक्सट्रीम पावर दी जाए। तो ये सारे कुछ केसेस हैं जो निकल के आते हैं, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव का ओवर रीच कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। तो आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जुडिशरी का यूज़ करके, ठीक है। पार्लियामेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं? पार्लियामेंट में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जुडिशियल ओवर रीच को रोक सकता है। कैसे रोक सकता है? बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन का यूज़ करके, बाय एडजर्नमेंट मोशन को डाल, मतलब कई सारे मोशंस जितने पार्लियामेंट में यूज़ कर सकती है अपोजिशन पार्टी, उसका यूज़ करके एग्जीक्यूटिव ओवर रीच रोका जा सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक पॉइंट में डिफरेंट मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग सके। और अभी भी प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है कोवर्ट ऑपरेशंस की। भाई साहब कोवर्ट मतलब गवर्नमेंट्स में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव में एक नाम देते हैं, भैया कोवर्ट ऑपरेशन हो रहा है। कोवर्ट ऑपरेशन हो तो रहा है, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन में अगर अनलेस एंड अनटिल
आप ये कह रहे हो कि एकदम नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या ऐसा है जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तब तो ठीक है। लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन के नाम पे कभी पर्सनल एजेंडा नहीं फुलफिल होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस चैलेंजेस हैं। इसको सही करने के लिए क्या हो सकता है, एक लीगल प्रोसेस फॉलो हो, एक प्रॉपर ओवरसाइट रिव्यू कमेटी होनी चाहिए जो डिसाइड करे कि भाई ये कोवर्ट ऑपरेशन एक्चुअल में कोवर्ट ऑपरेशन है या कोई पर्सनल ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट और ज़्यादा निगरानी बढ़नी चाहिए जुडिशरी की इन सारी चीज़ों में जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेता है। और सर्विलांस बहुत क्लैरिफाई, जो सर्विलांस वर्ड है इसको लॉ में बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किया जाना चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि क्या ये प्राइवेसी के प्रिंसिपल्स के मतलब उसके साथ है या उसके अगेंस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सर्विलांस के नाम पे आप दूसरे की प्राइवेसी को हिंडर कर रहे हो, तो उसके साथ ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेसी की जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सर्विलांस के नाम पे वो पूरी तरीके से हिंडर हो, ठीक है। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, आप एक बार इसको पढ़िए। सर्विलांस विदाउट लीगल सेफगार्ड थ्रेटन्ड डेमोक्रेटिक राइट्स। हाउ डज इट थ्रेटन डेमोक्रेटिक राइट्स, व्हाई डज इट, व्हाट डज इट थ्रेटन। तो मतलब आप कभी भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो पहले व्हाट, हाउ, व्हाई पूछो। मैं कहता हूँ बोलो अपने आप से, ऐसे अंदर मत सोचिए, बाहर बोलिए। बाहर बोलेंगे तो आपको खुद की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। कमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीसेंट मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग ऑन फोन टैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग है, ठीक है। ये एक वर्ड में मतलब कुछ ही लाइन्स में मैंने लिखी है, बट इसमें की पॉइंट्स निकाले आपके लिए जिसका यूज़ आप आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।